नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 5th क्लास में पढ़ रहे थे कपड़े हमारे आसपास। बच्चों, इस लेसन के अंदर हमने रेशों के गुणों के बारे में अध्ययन किया था, रेशों का वर्गीकरण किया था। फिर हमने इसके बाद जो है मानव निर्मित रेशों के का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। फिर हमने मानव निर्मित रेशों के प्रकारों के बारे में पढ़ा। फिर सूत किसे कहते हैं, सूत का संस्करण किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से सूत का निर्माण होता है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। फिर हमने कल पढ़ा कपड़ा उत्पादन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, जिसके अंदर हमने सूत की बुनाई है, फिर ऊन की बुनाई है, फिर गूंथना है उसको, फिर उसके बाद जाल प्रक्रिया के द्वारा, और फिर हमने जो है लेसेस बनाने की इन सभी विधियों को हमने देखा, किस प्रकार से जो है वस्त्र का निर्माण किया जाता है। आज हम बच्चों पढ़ेंगे कि वस्त्रों का परिष्करण किस प्रकार से किया जाता है, क्लोथ्स फिनिशिंग किस प्रकार से दी जाती है। वस्त्र तो बन गए, लेकिन वस्त्रों को फिर फिनिशिंग किस प्रकार से दी जाती है। इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो रेशे हैं उनके गुणों के गुणधर्म के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, उनके गुणों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलते बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, वस्त्र परिष्करण, परिष्करण का मतलब होता है फिनिशिंग देना। वस्त्र यानी क्लोथ्स, फैब्रिक फिनिशिंग किस प्रकार से की जाती है, कपड़ों की सफाई किस प्रकार से की जाती है। देखो, करघे से हमने देखा था कि हथकरघे से जो है मशीनों से कपड़े बनते हैं। जो कपड़े जो मशीनों से तैयार होते हैं, तो तैयार होने के बाद ये जो वस्त्र होते हैं ये कुछ गंदे से होते हैं या इनके ऊपर गंदगी लग जाती है ना, और ये गंदे गंदे से थोड़े दिखाई देते हैं। तो अगर इसी प्रकार के कपड़े बाज़ार में उपलब्ध होंगे तो इनकी जो है कोई भी इनको नहीं खरीदेगा, है ना। तो इसीलिए इन कपड़ों का हथकरघे से बनने के बाद, मशीनों से बनने के बाद जब कपड़े मशीनों से बाहर निकलते हैं तो उसके बाद उनको फिनिशिंग दी जाती है, उनको रंग दिया जाता है ना, और उनको विशेष रूप से उनकी बुनावट जो है की जाती है, उनको फिनिशिंग दी जाती है, फिर उनको विशिष्ट उपयोग करने के लायक जो है वो बनाया जाता है। समझ में आया। तो सिर्फ हथकरघा से तैयार जो कपड़े होते हैं उन्हीं को सीधा बाजार में नहीं भेज दिया जाता है बेचने के लिए, बल्कि उसके बाद उसको फिनिशिंग दी जाती है। ठीक है। अब अलग अलग कपड़े के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार की फिनिशिंग दी जाती है ना। कुछ परिष्करण जो होता है, कुछ जो फिनिशिंग होती है वो तो नियमित होती है। जैसे कि कपड़ों के अंदर रंग है तो सभी कपड़ों के अंदर रंग देना ही है ना। इसके बाद अगर कॉटन के कपड़े हैं तो उनमें सलवटें नहीं होनी चाहिए, या कॉटन के कपड़े हैं तो उनमें कलफ की नीड होती है ना, उनमें स्टार्च देना ज़रूरी है ना। और यदि जो है रेशमी कपड़े हैं और ये शिफॉन के कपड़े हैं या प्योर के कपड़े हैं तो उनमें जो है वो चरक कराई जाती है, गोंद प्रेस जरूरी होती है। तो सब में अकॉर्डिंग टू क्लोथ्स अलग अलग तरीके से सब में परिष्करण किया जाता है, फिनिशिंग दी जाती है ना। कुछ कपड़ों में प्रेस की ज़रूरत होती है, कुछ में नहीं होती है ना। तो कुछ परिष्करण, कुछ फिनिशिंग जो होती है जो कि सभी कपड़ों के लिए ज़रूरी होती है, उसको हम नियमित परिष्करण कहते हैं, या नियमित जो है रेगुलर फिनिशिंग कहते हैं। जैसे रंग देना है, कपड़ों में सलवटें नहीं होनी चाहिए, कपड़ा चमकदार होना चाहिए, है ना, दिखने में सुंदर होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, थोड़ा कड़क होना चाहिए। ये कॉमन चीज़ें हैं जो कि कपड़े के अंदर हम देखते हैं, है ना। जब भी हम बाज़ार में जाते हैं तो हमको जब दुकानदार थान निकाल के देता है तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि उसका रंग, उसका कपड़ा, उसको हाथ लगा कर देखते हैं उसमें कड़कनेस है या नहीं है ना, फिनिशिंग है या नहीं है, उसमें चमक है या नहीं है, दिखने में सुंदर है या नहीं है, कपड़ा मजबूत है या नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें जो है कॉमन है, यानी कि ये फिनिशिंग जो है वो कॉमन है। तो इस प्रकार की फिनिशिंग को हम क्या कहते हैं, नियमित फिनिशिंग कहते हैं। समझ में आ गया। अब परिष्करण जो है टिकाऊ भी होना चाहिए। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो धोने से खराब हो जाते हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं चाहे उनको धोने से खराब नहीं होते हैं, उनका रंग नहीं जाता है, उनकी कड़कनेस नहीं जाती है ना। जैसे जीन्स वगैरह होते हैं, है ना। जीन्स वगैरह के जो कपड़े होते हैं वो रेगुलर कपड़े होते हैं, उनको धोने से वो ना तो खराब होते हैं, ना कोई सलवटें उनमें ज़्यादा पड़ती है ना। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो धोने के बाद उनका कलर छूट जाता है, उनको ड्राई क्लीन की नीड होती है ना। तो अलग अलग प्रकार के जो कपड़े होते हैं उनका परिष्करण अकॉर्डिंग टू उपयोग, उनके उपयोग के अनुसार, आवश्यकता अनुसार जो है उनमें जो है वो फिनिशिंग दी जाती है। जैसे कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको जो है
शुरू से रेशों के अंदर रंग नहीं होता है, रंगीन रेशे से वो नहीं बने हुए होते हैं, तो उनमें डाई करने की भी आवश्यकता होती है। जैसे हम बाजार से सूट खरीद के लाते हैं, यदि हमको जो है मैचिंग चुन्नी नहीं मिलती है तो हम वाइट चुन्नी लेके उसको डाई कराते हैं, है ना, उसके मैच के कलर का डाई करवा लेते हैं हम। तो ये क्या है, परिष्करण करना ही एक तरीके से फिनिशिंग देना है, उसको उपयोग करने के लायक बनाना है किसी भी चीज़ को, कपड़े को। तो इसका नवीनीकरण करना, जिन्हें धोने पर हट जाने के बाद दोबारा लगाना पड़ता है। जैसे डाई करेंगे तो धोने के बाद वो खराब भी होंगे, थोड़े हल्के भी होंगे, है ना। कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जो धोने के बाद हल्के हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। कुछ में मांड की आवश्यकता होती है, जैसे ओढ़नी वगैरह, कॉटन की ओढ़नीज होती है, चुन्नियाँ होती है कॉटन की हमारी, तो उसके अंदर जो है स्टार्च की आवश्यकता होती है ना। हम जो है उसके अंदर स्टार्च लगाते हैं या मांड लगाते हैं, जिससे कि उसमें कलफ लगाते हैं, है ना, जिससे कि उसमें थोड़ा कड़कनेस आता है, फिनिशिंग आती है, एक चमकीलापन आता है कपड़े के अंदर, नयापन आता है ना। तो ये चीज़ें जो होती है क्या कहलाती है, फिनिशिंग कहलाती है। इसके साथ ही बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है नील चढ़ाना। जैसे स्कूल की जो यूनिफॉर्म होती है हमारी, वाइट यूनिफॉर्म होती है, वाइट दुपट्टा होता है, तो उसमें पीलापन ना आए, है ना, वाइट कपड़े में पीलापन ना आए, रेगुलर उसको वो रेगुलर धुलता है तो उसमें पीलापन आ सकता है। लेकिन यदि हम उसमें वीक में एक बार 2 बार नील लगाते रहेंगे तो उस कपड़े के अंदर जो है वो पीलापन नहीं आएगा और वो चमकीला रहेगा, है ना, स्मार्ट दिखेगा, पहनने पर सुंदर दिखेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसे कहते हैं फिनिशिंग। समझ में आया कि कपड़े को रंग दे करके और उसमें स्टार्च लगाकर, कलफ लगाकर, नील लगाकर और उसकी बनावट सुंदर करके और उसको जो है उपयोग लेने के लिए उपयोगी बनाना ही क्या कहलाता है, फिनिशिंग कहलाता है ना। और सबसे पहला, अब देखो यहाँ पर कार्यों के आधार पर, अब अलग अलग प्रकार के कपड़ों के आधार पर अलग अलग प्रकार से परिष्करण करना होता है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण परिष्करण इस प्रकार से दिए हैं, जैसे देखिए, सबसे पहले रूप रंग में परिवर्तन। रूप रंग में परिवर्तन करेंगे तो सबसे पहले जो हथकरघा से कपड़े बन के आएंगे उसकी सफाई होगी, उनको रगड़ा जाएगा, उनको ब्लीच किया जाएगा, फिर उनको सीधा करेंगे, है ना, सीधा करके उनको प्रेस के द्वारा चिकना बनाया जा सकता है ना। कैलेंडर परिष्कृत करना कहते हैं इसको, टेटरिंग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, टेटरिंग करना कहते हैं, है ना। रंग रूप में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले कपड़ों को साफ करा जाता है, रगड़ा जाता है, गंदगी उस पर से हटाई जाती है, उनको सीधा किया जाता है, सलवटें निकाली जाती है और उनको चरक लगा करके, स्टार्च लगा करके चिकना बनाया जाता है प्रेस के द्वारा, और इसको हम कहते हैं कैलेंडर परिष्कृत करना या फिर टेटरिंग करना कहलाता। समझ में आ गया। फिर आता है बुनावट में परिवर्तन। बुनावट में परिवर्तन करने के लिए हम स्टार्च कर सकते हैं, सरेस लगा सकते हैं, यानी कि गोंद प्रेस कर सकते हैं, है ना। इसको विशेष कैलेंडर परिष्कृत करना कहते हैं। समझ में आ गया। अब आता है प्रयोग में परिवर्तन करना। प्रयोग में परिवर्तन क्या करेंगे, जैसे कि धोना और पहनना, रेगुलर धोएंगे, रेगुलर पहनेंगे, है ना, और स्थायी रूप से यदि प्रेस करेंगे, है ना। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो जल विकर्षण होते हैं, जल रोधक होते हैं, है ना, और जिनको धोया नहीं जाता है, ड्राई क्लीन करवाया जाता है ना, और उनको कहते हैं जल रोधक, है ना। और शलभ, अभेद, अग्निबंधक गर्म होते हैं, है ना, और इसके बाद अग्निरोधक होते हैं और सिकुड़न मुक्त होते हैं, जिनमें सलवटें भी नहीं होती है। इनको कहते हैं सैंफोराइजेशन। क्या कहते हैं, सैंफोराइजेशन। ऐसे कपड़े जो कि जिनको हम रेगुलर धो सकते हैं, पहन सकते हैं, जिनमें स्थायी प्रेस होती है। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जल विकर्षण, जल रोधक होते हैं, यानी कि जिनको पानी से नहीं धोया जाता है ना। इसके साथ साथ ये अग्निबंधक होते हैं, यानी कि इनको पहनने से हमारे शरीर का तापमान जो है वो ठीक रहता है, बराबर रहता है, गर्मी नहीं लगती हमें, है ना, और इनमें सिकुड़न भी नहीं होती है। इनको कहते हैं सैंफोराइजेशन। समझ में आया। तो हम प्रयोग में भी परिवर्तन करके अकॉर्डिंग टू क्लोथ्स, अकॉर्डिंग टू कपड़े के उपयोग के अनुसार जो है, कपड़े किस प्रकार के हैं, उन कपड़ों के आधार पर जो है हम उनमें उनके प्रयोग में परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। फिर चलते हैं रंगों में परिष्करण। रंगों से परिष्करण कैसे करेंगे, जैसे कपड़ों के चयन में चाहे उसे परिधान के लिए उपयोग किया जाना हो या फिर घर के अन्य कामों में, रंग एक महत्वपूर्ण घटक है सबसे, है ना, जो कि पदार्थ कपड़ों को एक तरह से रंगते हैं।
जो पदार्थ कपड़े को इस तरह रंगते हैं कि आसानी से रंग नहीं निकलता, उसे डाई कहते हैं। बिल्कुल सही है, हम डाई कर सकते हैं ना। डाई करने के लिए रंगों से परिष्करण किया जाता है। डाई करने का तरीका जो होता है वो रेशे और डाई की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है, वांछित प्रभाव पर निर्भर करता है। कपड़ा कैसा है, सिंथेटिक कपड़े के ऊपर यदि हम डाई करेंगे तो नहीं टिकेगा, है ना। लेकिन सिंथेटिक यानी चुन्नी वगैरह पे तो टिकेगा, लेकिन जो टेरिकॉट वगैरह पॉलिस्टर है इसके ऊपर डाई नहीं टिकेगा, लेकिन कॉटन के कपड़ों के ऊपर टिक जाएगा, है ना। तो रंग चढ़ाने का काम जो है निम्नलिखित स्तरों पर हम कर सकते हैं। जैसे रेशों के स्तर पर कर सकते हैं, विभिन्न रंगों के सूत है, विभिन्न रंगों के सूत है। और जैसे अब देखो रंगों से परिष्करण कैसे करेंगे, रेशों के स्तर पर कैसे करेंगे कि कुछ जो है वस्त्र ऐसे बनाए जाते हैं जो सीधी रेशों से बनाए जाते हैं, उच्च ताप और उच्च दाब के दाब पर जो है उनको जो है पिघला करके केमिकल्स मिला करके, है ना, विभिन्न प्रकार के रेशों को मिक्स करके फिर जो है डायरेक्ट ही जो है उनको बना दिया जाता है ना। तो यदि वैसे रेशे हैं, उनसे बने वस्त्र हैं, तो फिर उनको जो है हम जो है किस तरीके से डाई करना है वो जो है हम उनको शुरू से ही जो है पहले से ही उनको जो है रंगीन बना करके फिर उनको बनाएंगे, है ना। और सूत स्तर पर है तो बुने हुए चैक है, धारीदार है, अन्य बुने हुए पैटर्नों के लिए जो है हम कर सकते हैं। इसके लिए जो बुने हुए चैक्स होते हैं धारीदार, जैसे बुने हुए जो पैटर्न के रेशे होते हैं उन रेशों से ही हम इनको तैयार कर सकते हैं, है ना। बुनाई करके, समझ में आया, बुनाई करके नीटिंग करके इस तरीके से हम बना सकते हैं, है ना। इनको तो डायरेक्ट रेशों से ही तैयार किया जाता है, तो पहले से ही ये जो है कलरफुल ही बना होते हैं, है ना। पहले से ही केमिकल्स वगैरह जब मिलाते हैं विभिन्न प्रकार के रेशों के अंदर, तो उसी समय उनमें कलर मिला करके उसको तैयार कर दिया जाता है। लेकिन इनके अंदर जो सूत के स्तर पर जो बनाते हैं हम रंगों का परिष्करण करते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि बुने हुए रेशे ही लेते हैं, रंगीन रेशे लेते हैं और रंगीन रेशों से ही जो है बुन करके विभिन्न तरह के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। अब देखिए बच्चों, कपड़े के स्तर के आधार पर जैसे पक्के रंग की डाई के लिए सबसे सामान्य विधि हमारे पास है कि डिज़ाइन रंजन के बाटिक और डाई एंड टाई प्रिंटिंग के द्वारा हम कर सकते हैं। जैसे कॉटन के कपड़े हैं, चुन्नियाँ हैं, कॉटन की ओढ़नियाँ हैं, तो उनको हम डाई एंड टाई के द्वारा रंगीन बना सकते हैं, डिज़ाइन दे सकते हैं घर के अंदर ही, है ना। कैसे बनाएंगे, जैसे विभिन्न प्रकार की दालों से, है ना, हम क्या करेंगे, हम घर पे ही कलर ला सकते हैं। कलर को बॉईल करके उसमें थोड़ा पानी ले करके और उसके अंदर कलर डाल के थोड़ा नमक डाल के उसको बॉईल करेंगे। फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉटन के कपड़े ले करके और उसको विभिन्न वस्तुओं से बांध कर, जैसे छोटे छोटे पत्थर से या फिर चवले से या फिर दालों से, है ना, या फिर इनसे बांध करके और फिर हम धागे से बांध करके और इस रंग के अंदर जब डुबाएंगे तो हम देखते हैं कि जो हिस्सा धागे से बांधा हुआ होता है वो हिस्सा उस पर कलर नहीं होगा, बाकी पूरे हिस्से पर कलर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कॉटन के कपड़ों को हम खुद घर पर भी जो है डाई एंड टाई के द्वारा प्रिंट कर सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस दे सकते हैं, बांधने की डिज़ाइन दे सकते हैं, है ना, अलग अलग प्रिंट दे सकते हैं हम डिज़ाइंस बना करके। और छपाई के द्वारा भी हम कर सकते हैं। छपाई के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ब्लॉक्स आते हैं, है ना, ब्लॉक्स आते हैं, स्टेंसिल्स आती है ना। और इसके अलावा जो है स्क्रीन्स के ऊपर भी जो है वो प्रिंट किया जाता है, छपाई की जाती है। और एक ऑटोमेटिक स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन आती है जिसकी सहायता से भी जो है छपाई और प्रिंटिंग की जाती है। जैसे हमारे कुशन्स है, बेडशीट्स है ना, ओढ़ने के चादर है, बिछाने के चादर है, ये सब जो है छपाई के द्वारा तो बनते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग के द्वारा ही तो तैयार किए जाते हैं। हाँ, तो लकड़ी के ब्लॉक्स आते हैं तो उनको जो है पक्के कलर के अंदर उनको डुबा करके और फिर व्यवस्थित तरीके से जो है वो डिज़ाइन हमें देना होता है कॉटन के कपड़ों पर, तो हम दे सकते हैं, है ना। और हम स्वयं घर पे भी जो है इस कार्य को कर सकते हैं, छपाई वाला, प्रिंटिंग वाला और डाई एंड टाई का कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार भी हम क्लोथ्स को जो है फिनिशिंग दे सकते हैं, है ना। तो कपड़ों के परिष्करण की विभिन्न विधियों के बारे में हमने देखा, है ना, और बहुत ही अच्छी विधि थी, सभी विधियाँ अच्छी थी। इसके अंदर पूछ सकते हैं कि कपड़े का परिष्करण जो है किस प्रकार से किया जाता है, तो कपड़े के उपयोग, कपड़ा किस प्रकार का है ना, कपड़े के आधार पर ही ये डिसाइड होगा कि उस कपड़े को किस प्रकार से जो है हमें परिष्करण करना है, उसको फिनिशिंग देनी है ना। तो विभिन्न प्रकार के रंग चढ़ाकर उसमें बुनावट करके उसमें डाई एंड टाई के द्वारा, छपाई के द्वारा, है ना, हम उसको जो है
उपयोग में लेने के योग्य बनाते हैं, प्रेस के द्वारा, कलफ के द्वारा, स्टार्च के द्वारा, है ना, ड्राई क्लीन के द्वारा। तो ये सब क्या है, फिनिशिंग्स है ना, परिष्करण है। इन सब विधियों को हम कहते हैं परिष्करण विधियाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से कपड़े का हथकरघा से निकलने के बाद परिष्करण करके फिर उसको बाजार में जो है उपलब्ध कराया जाता है, ताकि कस्टमर को देखते ही एक नज़र में वो पसंद आ जाए और वो उसे खरीदने के लिए उतावला हो, है ना। तो ये हमने परिष्करण की विधियाँ पढ़ी। अब चलते आगे। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण रेशे, जिसमें सबसे पहले कपास के बारे में पढ़ेंगे। देखो, कपास का जो रेशा है, हम जो घर में पहनने वाले जो वस्त्र हैं उसमें कपास के रेशे का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और भारत ही एक पहला ऐसा देश है जहाँ पर कपास उगाई भी जाती है और इसको उपयोग में भी लिया जाता है वस्त्र बनाने में, है ना। तो प्रश्न आ सकता है इसके अंदर, प्रश्न पूछा जाता है कि कपास सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है, कहाँ पर कपास से वस्त्र सबसे अधिक मात्रा में बनते हैं, तो हमारे भारत के अंदर बनते हैं। अभी भी ये सर्वाधिक कपास उगाने वाले देशों में से एक है हमारा भारत, है ना। और कपास के रेशे कपास के पौधों के बीज के फल से हमको प्राप्त होते हैं, जैसा कि हमने देखा था कल चित्र के अंदर कि कपास का फूल आपने भी देखा होगा शायद, कि इसके अंदर जो है रुई लगी होती है, अंदर बीज होता है ना। तो बीज के ऊपर ही कॉटन लगी होती है और प्रत्येक बीज जो होता है, प्रत्येक बीज में काफ़ी मात्रा में रुए होते हैं इसके अंदर। लेकिन कपास से हमको जो है स्टेपल रेशे प्राप्त होते हैं, छोटे रेशे प्राप्त होते हैं, फिलामेंट्स नहीं प्राप्त होते हैं, है ना। कल हमने फिलामेंट्स और स्टेपल्स के बारे में पढ़ा था। स्टेपल्स छोटे रेशे जो हमें कपास से प्राप्त होते हैं, और फिलामेंट्स जो होते हैं लंबे रेशे होते हैं जो कि रेशम आदि से हमें प्राप्त होते हैं। तो जब बीज पक जाते हैं और फली जब इसकी फूट जाती है तो ओटाई की प्रक्रिया के द्वारा रेशों से बीज अलग कर लिए जाते हैं। एक मशीन आती है, जिनिंग मशीन जिसे बोलते हैं, तो कपास को जिनिंग मशीन के अंदर डाला जाता है, तो उसमें से बीज जो होते हैं वो ऊपर जाली पर रह जाते हैं और कॉटन जो होती है वो अंदर से साफ होकर के बिल्कुल खुल करके बाहर निकल जाती है, एकदम से क्लीन हो जाती है। और इन्हें बड़े बड़े बंडलों के रूप में बड़े बड़े गट्ठरों के रूप में जो है कताई के लिए फिर भेज दिया जाता है। फिर ये जो कॉटन बीजों से अलग हो जाती है ओटाई विधि से, और फिर इसको जो है बड़े बड़े ढेर बना करके इसको कताई के लिए आगे भेज दिया जाता है। तो अब चलते हैं आगे कि इस कपास के क्या गुण है ना। देखिए बच्चों, कपास जो है एक प्राकृतिक सेलुलोजिक स्टेपल रेशा है। अभी मैंने आपको कहा था ये स्टेपल है, स्टेपल रेशे का मतलब है छोटा रेशा है, ठीक है। सेलुलोजिक है क्योंकि सेलुलोज से ही बना हुआ है ना। ये सबसे छोटा रेशा है तथा इसकी लंबाई जो होती है, पूछा जाता है कि कपास के रेशे की लंबाई बताइए, तो 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच में इसकी लंबाई होती है। किसकी? कपास के रेशे की। समझ में आ गया। इसीलिए सूत या बनाया गया कपड़ा दिखने में, अब देखिए सूत और इससे बनाया गया जो कपड़ा होता है देखने में चमकहीन होता है, क्योंकि ये स्टेपल रेशे से बनते हैं और छूने में थोड़ा खुरदरा भी होता है। कपास से जो भी वस्त्र बनते हैं वो दिखने में इतने चमकीले नहीं होते, छूने में भी खुरदरे होते हैं और वजन भी ज़्यादा होता है इनका अन्य रेशों की तुलना में, है ना। और कपास में नमी सोखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, ये इसके गुण हैं, कपास के गुण, है ना। इसमें नमी सोखने की क्षमता अच्छी होती है और ये सरलता से सूख भी जाता है, इसीलिए गर्मियों में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा आरामदायक होता है, क्योंकि गर्मियों में ये पसीना अच्छे से सोख पाता है, जिससे हमको गर्मी नहीं लगती। और भिन्न भिन्न भार होता है इसका, सूक्ष्मता, बनावट और परिष्करण वाले सभी वस्त्र जो होते हैं कपास के सूत से बनते हैं। अलग अलग प्रकार के वस्त्र, कपास से कई प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ओढ़ने की चादरें, बिछाने की चादरें, है ना, कुशन्स है, खादी के कुर्ते हैं, है ना, धोतियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें तैयार की जाती है, कर्टेन्स है। तो अलग अलग जगह अलग अलग जो है प्रकार के कपड़े इससे तैयार किए जाते हैं, कपास के सूत से बनते हैं। और जैसे मसलिन है, कैम्ब्रिक है, पॉपलिन है ना, लंबे लंबे लट्ठे के कपड़े हैं, कैसमेंट है, डेनिम चादरें हैं, ये सब किससे बनती है? ये सब इस कपास से बनती है ना। और फिर इनका परिष्करण करके, फिनिशिंग करके, और कुछ सूती कपड़े जो होते हैं वो बाजार के अंदर इसके उपलब्ध होते हैं। समझ में आया? तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।